हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग मैराथन करेंगे। यार, ये मैं इतनी जल्दी सच में मेरे पास टाइम नहीं था और मैं वीडियो अपलोड करता भी नहीं। और बट आप लोगों की इतने ज़्यादा कमेंट्स, इतने ज़्यादा वो प्यार मोहब्बत, इतना ज़्यादा मतलब वो वाली चीज़, तो मुझे लगता है ना कि कराना चाहिए। पहले में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि चीज़ आप वहाँ पर आसानी से लिख सको। 1 घंटे की, लगभग 1 घंटे में हम सारा कुछ कवर करने को, थोड़ा बहुत आगे पीछे वीडियो हो सकती है, सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को कर भी लेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। जो चीज़ें बताऊंगा, समझाऊंगा, समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा चीज़ें समझ में। नहीं आई तब भी बताइएगा कि नहीं आई चीज़ें समझ में, ठीक है, ताकि आगे से जो चीज़ हम लाएंगे थोड़ा और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे नए जुड़ने वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। टेलीग्राम ग्रुप, या आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड, ठीक है। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाए, जहाँ से आपको 5 ईयर के यार प्रीवियस ईयर पीछे के मत भागा करो। 5 साल का आप 6 साल प्रीवियस के पीछे भागते हो। मैं कहता हूँ 6 साल प्रीवियस पेपर के पीछे भागने से बेहतर है कि मेरे 6 क्वेश्चन बताए हुए कर लो, ठीक है। सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आप लोगों को बिलीव भी होने लगा होगा, हो चुका होगा, नहीं होगा तो ये वाला एक बचा, इसमें भी होएगा। बाकी अगर इसके बाद में आपके पेडालॉजी सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपके जो भी पेडालॉजी सब्जेक्ट, आप लोग एक बार कमेंट जरूर करके बताना किस तारीख को आपका कौन सा। हालांकि मुझे भी डेट सीट एक बार देखने पड़े, मैं क्योंकि कॉमन का तो पता, वो भी एक बार देख लूँगा। बट वाले जो आप लोग सबसे ज़्यादा जिसके मैसेज आएंगे ना कि मेरा इस दिन जिसका पहले लगा होगा, सबसे ज़्यादा मैसेज आएंगे तो सबसे पहले उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी, ठीक है। कोशिश करेंगे, वैसे तो मैं सबकी कोशिश करूँगा अपलोड करने की, बट सबसे पहले तो जिसके बहुत ज़्यादा कमेंट्स मैसेज आएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग उस पर मैसेज कीजिएगा, बताइएगा, ताकि हम भी, ठीक है। तो उस तरीके से अब तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं वीडियो की, ठीक है। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, पर हिम्मत तो कर ही सकते हो। एक अच्छे काम की नीयत तो कर ही सकते हो। खुदा के हाथ से लिखा हुआ मुकद्दर अपनी जगह, तुम उसके बंदे हो। मेहनत तो कर ही सकते हो। मेहनत से कभी पीछे मत मांगना मेरे भाई, ठीक है। तगड़े से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ और, आप लोग मेरिट जो चीज़ देखते हो कि मेरिट मतलब मेरिट से क्या मतलब 60% आए, भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप 60, 65, 70 सोच रहे हो, ये चीज़ समझिए। आप एजुकेशन में घुसे हो, राइट है, तो 60-65 यहाँ पे कुछ मायने नहीं रखता आपको। आप जब जॉब भी जाओगे ना, हायर एजुकेशन वगैरह में अगर आगे आपका प्लानिंग बना गए, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपकी एपीआई को सैलरी में यार फिर वहाँ भी बहुत वो होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग, आपके एक नंबर बहुत कीमती, इस चीज़ को समझिए। दूसरी बात, ना आप दोबारा बीएड करने जा रहे हैं, ना आपके दोबारा नंबर बढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए आप अच्छे से सीरियस होकर पढ़ लीजिए जो चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है। कॉपी अच्छे तरीके से लिखा करो, कॉपी सजाओ, अंक पाओ, वो बात भी चलती है, ठीक है। डायग्राम वगैरह बनाया करो, अच्छे से लिखो। ये नहीं आपके 28 पेज आ रहे हैं, 20 पेज करके आ रहे हो, ये कौन सा तरीका? 20 पेज, वो 28 के 8 पेज के आपको छोड़ने के लिए दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो आप 28 के 28 पेज लिखा करो, डायग्राम वगैरह यूज कर दिया करो ना, तो अच्छे तरीके से हो जाएगी, राइट है। और बाकी तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो अब ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। और आपकी बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से इस बार, ठीक है। सबसे पहले वो देख लेंगे, देन हम लोग तब जो है शुरुआत करेंगे, है ना। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को देखा, हो सकता है आपने उस वीडियो को ना देखा हो, तो इसे जरूर देख लीजिएगा शुरुआत में, ठीक है। तो सभी प्रश्न तैयार करें। शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं? एक कक्षा के अध्यापन के लिए शिक्षक किस प्रकार लाभदायक है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये यहाँ से सीधे आपका क्वेश्चन उठाएगा। शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं? हार्डवेयर मतलब कठोर शिल्प जिसे बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर जिसे कोमल शिल्प बोलते हैं, ठीक है, को समझाते हुए प्रभावपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम में इसकी उपयोगिता बताइए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, राइट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पूरा अच्छे तरीके से तैयार करना, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सब काफ़ी चीज़ें आप लोगों को मोटा सा इस वीडियो से समझाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चीज़ें आपको वहाँ पे आसानी से समझ आए, मतलब लिखते हुए आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए, है ना, वो वाली चीज़ें। शिक्षण के इस तरह आपका अगला क्वेश्चन है। हाँ, शिक्षण के इस तरह से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? बोध स्तर का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसके 3 स्तर होते हैं, वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, किसने कौन सा दिया, किसमें क्या होता है, वो भी देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स क्या होता है, इसके अर्थ एवं आवश्यकता बताए, इसके विभिन्न प्रकारों का विस्तार से उल्लेख कीजिए, ये भी हम लोग देखेंगे भी, ठीक। कंप्यूटर से अनुदेशन, ये भी देखेंगे। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रबंधन आप लोगों को लॉन्ग में आता है, ठीक। और ये एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हो स्लाइड नंबर 91, ये आप लोग मॉडल में मत ढूंढने लगना, ये मॉडल में नहीं, जो बच्चे नोट्स लेते हैं पेड नोट्स, ये उनके लिए हैं, उनके लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट, हाँ रुको, अभी मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, हाँ यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, इस पर आ जाते हैं। तो ये मैंने नोट्स में दे रखा कि इसने पे जाओगे आपको मेरे जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो हम मॉडल में ढूंढना, वहाँ पे नहीं मिलेगा।
शिक्षण अधिगम प्रबंधन मतलब टीचिंग मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग से आप क्या समझते हैं, इसके कितने सोपान होते हैं, इसके नियंत्रण मतलब सोपान, इसकी एक सब ट्रिक होती है पोली, सभी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, तो ये होती है, अभी आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में शिक्षण की व्यू रचना मतलब स्ट्रेटजी, आप जो टीचिंग है उससे आप क्या समझते हैं। खोज एवं योजना, शिक्षण अवयवों के प्रत्यय विधि एवं गुण दोषों को विस्तार से लिखिए। ये हो गया अनुकरणीय शिक्षण या भूमिका निर्वाह, ठीक है, स्लाइड नंबर आपको 130 पे, इसे एक बार मोटा सा देख लीजिएगा। शिक्षण के निस्संदन मूल्यांकन, ये भी देख लीजिएगा, उसकी जो है तकनीकें वगैरह ये देख। उसके बाद में आते हैं अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन आपका पेज नंबर 148 पे मिल जाएगा। तो अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन के प्रत्यय विशेषता एवं सिद्धांत को समझाए, इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए, ठीक है। रेखीय एवं रेखीय या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन हो जाएगा। दूसरा आपका साखी, ठीक है, इसमें 4 होते हैं, बट यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 ही पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था, तो BF स्किनर देता, कब दिया था, 1964 में। ऐसे ही साखी को पूछ सकते हैं, इसका कई नाम है, अगर बाह्य आपसे रख दे तो आप कन्फ्यूज मत होना, या आंतरिक रख दे तो कन्फ्यूज मत होना वहाँ पे, ठीक है, एक ही नाम है, मैं आसानी से आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये चीज़ है। और उसके बाद में वेरी शॉर्ट के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, कल ही आप लोगों ने देखा हुआ होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी आप लोगों को वीडियो, राइट है। तो सॉल्व करके आप लोगों को, जो बच्चे नोट्स में देखेंगे वो 158 पे देखना, आपको वहाँ पे सारे सॉल्व मिल जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट है, और टेलीग्राम पे सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर BEd, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। वहाँ से आपकी BEd फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो सारी फाइल, चाहे आपका सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, सारी फाइल्स, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, CPSC फाइल, टीचर डायरी, एक्शन रिसर्च पोर्टफोलियो, मतलब जितनी जो भी फाइल्स बनती है सारी फाइल्स वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी, है ना। तो ये हो गया शिक्षण एवं सूचना तकनीकी की विशेषताएं, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपसे शॉर्ट लॉन्ग किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पेडालॉजी में भी आएगा, काफ़ी क्वेश्चन पेडालॉजी में आते हैं, यहाँ पे मैंने बताने को मैं भूल गया, बट काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। शिक्षण की अवस्थाएं, तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है, पूर्व क्रिया अवस्था, सक्रियता मतलब सक्रियता या हम बोल सकते हैं, ठीक है, या सक्रियता या तत्परता, दूसरा अंतःक्रिया अवस्था, तीसरा पश्चक्रिया या उत्तर क्रिया अवस्था। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये 3 अवस्थाएं, इसकी तीनों अवस्थाएं देखेंगे क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, है ना। तो मतलब इस बार का मतलब लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है, आना है तो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो उसमें अंतःक्रिया आपसे लगा सकता है। कभी कभी वेरी शॉर्ट में, वो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन कैसे पूछता है। उसके बाद में सिरों पर प्रक्षेपी अगर आपसे पूछता है तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सिरों पर प्रक्षेपी क्या होता है, जिसे वो बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्ट है, ठीक, OHP में आपसे पूछ सकता है, तो वो वाली चीज़ है। एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल हम देखेंगे तो इंटरनेट एवं इंटरनेट सेवाओं में हम लोग जो अंतर देखेंगे। BS ब्लूमस्टिक की टेक्नोलॉजी, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है। कभी आप भूलोगे नहीं, दिमाग दिल के हाथ में कैब से समझाया था ना, उसके अंदर जो उसके ज्ञानात्मक पक्ष में कितने आते हैं, ठीक है, कि ACC करके मैंने समझाया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। निबंधात्मक परीक्षा या हम बोले एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के गुण एवं दोषों को लिखना है आप लोगों को। उसके बाद में बात करें सूक्ष्म शिक्षा मतलब माइक्रो टीचिंग, ठीक है, स्लाइड नंबर 123 पे हो जाएगा। उसके बाद में शिक्षक की जवाबदेही या प्रतिबद्धता, जिसे बोलते हैं टीचर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, प्रस्तावना कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूशन लेसन, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद में हम लोग आते हैं इष्टा क्वेश्चन, तो इष्टा में व्यवहारिक तकनीकी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये आप लोग मोटा मोटा सा देखना, भाषा प्रयोगशाला मोटा मोटा सा, शिक्षण कौशल हो जाएगा, पुनर्बलन, ये किसी में भी पेडालॉजी एडालॉजी सब में कहीं भी ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के पीछे जा सकते, 3 ये जो आप पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसी प्रकार फिर राष्ट्रीय मुक्त जो है शैक्षिक अनुसंधान कोर्स के विषय में लिखना है आप लोगों को, NRO या नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। प्रणाली उपागम क्या होता है, सिस्टम अप्रोच को परिभाषित कीजिए, ये हो जाएगा आपका क्रियात्मक अनुसंधान मतलब एक्शन रिसर्च, स्लाइड नंबर 137 पे मिल जाएगा। बाकी ये सब आपको नहीं दिया वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे उसमें, है ना। सर्च ऑन टेलीग्राम राम क्लासेस फॉर BEd, या यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे होंगे, है ना। तो अब सीधे हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे, आप लोग देखते हैं अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे, मोटा मोटा सा समझेंगे, बट चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। हाँ, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, राइट। जो हमारी यूनिट 1 है वो है तकनीकी एवं शिक्षण मतलब टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग। तो आपको पता होना चाहिए, हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तकनीकी के बारे में, शिक्षण के बारे में। उससे पहले हमें शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए, फिर तकनीकी के बारे में, तभी हम शिक्षा तकनीकी के पहुँचेंगे। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है से बना है शिक्ष प्लस आ, ठीक है, ये आप लिख देना। फिर उसके बाद में ऐसे ही इसे ब्रैकेट में बंद कर देना वहाँ पे ना, मतलब अच्छा कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना होता है, अर्थात शिक्षण का अर्थ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है।
शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा मतलब लेटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षित करना। एजुकेशन अंग्रेजी भाषा के 2 शब्दों से लिया गया। पहला होता है आपका यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा ना, आप लोग वहाँ पे ऐसे डायग्राम वगैरह अच्छे से बना देना, ठीक है। एजुसेयर दूसरा होता है एजुकेयर। तो एजुकेयर मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, टू एजुकेट मतलब आगे बढ़ाना है। एजुसेयर का मतलब होता है टू लीड आउट बाय पर्सन। इस प्रकार सरल शब्दों में कहा जाता है शिक्षा का अर्थ क्या है, प्रशिक्षण प्रवर्धन मतलब प्रशिक्षण प्रवर्धन संवर्धन और पथ प्रदर्शन करने का कार्य, ठीक है। उसके बाद में हम लोग परिभाषा देख लेंगे। तो परिभाषा किसी के अनुसार तो यहाँ पे पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी, यही नहीं आप जब आगे मतलब उसमें होंगे ना तो वहाँ भी आपसे पूछा जाएगा, मतलब वाइवा वगैरह में, है ना। तो परिभाषा पेस्टोलॉजी के अनुसार हम लोग देखें, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक संबंधित व प्रगतिशील विकास है, ठीक है। टैगोर के अनुसार क्या होता है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन में सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाते हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं तकनीकी पे। तो तकनीकी क्या है, 1 मिनट के लिए, हाँ तो तकनीकी क्या है यार, 1 मिनट, हाँ तो तकनीकी पे आते हैं। तकनीकी शब्द के उत्तर गीक शब्द से क्या है, टेक्नोकी से हुई है, जिसका अर्थ होता है कला या दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। दैनिक मतलब तकनीकी का आधार विज्ञान है। तकनीकी ना तो केवल मशीन मात्र ही है और ना ही केवल मनुष्य प्रणाली, बल्कि तकनीकी तो क्या है, इन सब का साधन और सार है। था तकनीकी का अर्थ विज्ञान, ठीक है। तो ये सब मोटा मोटा सब देख लेना, परिभाषा देख लेना ऑफिस के अनुसार, ठीक है। क्या है, तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। जैकोटा ब्लूमर के अनुसार तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग है। इसी प्रकार फिर हम शैक्षिक तकनीकी पे आ जाते हैं। तो शिक्षा तकनीकी है जिसे बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल जो है टेक्नोलॉजी। तो शिक्षा तकनीकी शिक्षा की वर्तमान प्रक्रिया को उन्नत करने का एक क्या है, क्रमबद्ध प्रयास है। कैसा क्रमबद्ध प्रयास है मतलब, ठीक है। इसके द्वारा शिक्षा के जो उद्देश्य हो गए, पाठ्यक्रम आपका हो गया, शिक्षण विधियाँ हो गया, सहायक सामग्री मतलब ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री होगा, मूल्यांकन, निर्देशन आदि के द्वारा जो है इसको उन्नत किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों युक्तियों आदि का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में दूसरे शब्दों में बात करें तो शिक्षा तकनीकी का अर्थ शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना है। 1 मिनट, हाँ विस्तार करना। इसके मुख्य साधन कौन से हो सकते हैं, रेडियो हो सकते हैं, टेलीविज़न हो सकते हैं, अभिक्रमित अन्वेषण हो सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण है, ठीक है, अनुकरणीय शिक्षण हो गए हैं, जो शिक्षक की क्रियाओं को बढ़ाते हैं तथा शिक्षण संबंधी क्या है, समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करते हैं। उसके बाद शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा हम लोग देख लेंगे। तो परिभाषा किसके अनुसार, रॉबर्ट ए कॉस के अनुसार हम देख लेंगे। मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुप्रयोग को ही क्या बोलते हैं, शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। फिर जियो लीथ के अनुसार मैंने दे रखी है यहाँ पे। तो जियो लीथ क्या है, शिक्षा तकनीक का अपराध शिक्षण और अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान के सुव्यवस्थित अनुप्रयोग है, जिसके द्वारा क्या है, शिक्षण और प्रशिक्षण की कार्यक्षमता में सुधार किया जाता है। देखो ये सब मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ, आगे आप लोगों को चीज़ें जो यहाँ पे समझाने वाली है ना, वो अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस प्रकार यहाँ पे इसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, ये भी शिक्षार्थी 3 चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों को पता है, ठीक है। मोटा मोटा से उसके उद्देश्य क्षेत्र वगैरह देख लीजिएगा। अब हम सीधे आते हैं यहाँ पे हार्डवेयर उपागम में। हार्डवेयर उपागम क्या होता है, सॉफ्टवेयर उपागम क्या होता है, प्रणाली उपागम क्या होता है, ठीक है। हार्डवेयर उपागम जिसे क्या बोलते हैं, कठोर शिल्प उपागम बोलते हैं, जिसे मशीन उपागम भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, देखिए ये तीनों आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मोटे रखना। कभी कभी प्रणाली उपागम की परिभाषा वगैरह केवल प्रणाली उपागम रख देता है आपसे, ठीक है। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हार्डवेयर उपागम में कठोर उपागम, इसमें 2 चीज़ें आती हैं जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जिसे हम केवल सुन सकते हैं, ठीक है, मतलब वो उसमें आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे उसे अच्छे तरीके से, जिसमें हम केवल देख सकते हैं, ठीक है, वो उसके अंतर्गत आते हैं। अब हार्डवेयर मशीन या उपागम के अंतर्गत शिक्षण प्रारंभ मतलब इसका प्रारंभ फिजिकल साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हुआ। धीरे धीरे इसका प्रयोग किसमें हो रहा है, शिक्षण प्रक्रिया में होने लगा था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है कि कम से कम समय में, कम से कम खर्च में अधिक से अधिक छात्रों को क्या प्रभावशाली ढंग से शिक्षित किया जा सके, जैसे ताकि शिक्षण के उद्देश्यों को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, टीवी दिख रहा होगा, यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसके हार्डवेयर के अंतर्गत निम्न उपकरण आते हैं, ठीक है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो, प्रोजेक्टर हो गया, CCTV हो गया, ठीक, कंप्यूटर, टेलीविजन। तो इनके द्वारा क्या है, आप देखो इनका प्रयोग करने लगा जाने ना एजुकेशन में भी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। हार्डवेयर अब मशीन उपागम के नाम। उसके बाद में इसकी विशेषताएं देख लेना। इसे मशीन उपागम के नाम से जाना जाता है। यह एक कठोर तकनीकी है। यह उपागम दूरवर्ती शिक्षा में उपयोगी है, ठीक है। इसका मुख्य आधार क्या, भौतिक विज्ञान है। कठोर शिल्प उपागम में अध्यापक के विद्यार्थी के बीच को कम किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, एक बार देख लेना इन्हें, बाकी नोट्स में मैंने दे रखा। सॉफ्टवेयर उपागम या मृदुल शिल्प उपागम बोलते हैं। तो मृदुल शिल्प उपागम
तो इसको अनुदेशन तकनीकी या शिक्षण तकनीकी का तथा व्यवहार तकनीकी के नाम से जाना जाता है। इस भी मतलब सिल्वरमैन ने इस तकनीकों को क्या है, रचनात्मक शैली तकनीकी कहा है। मृदुल शिल्पोपागम का तात्पर्य शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांतों का उपयोग करना है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो अभी मैंने आप लोगों को बताया उसमें, और जबकि द्वितीय में क्या होता है, शिक्षण और सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। इसमें क्या शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के विधियों, प्रविधियों एवं नीतियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में विशेषताओं की बात करें तो इसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय भी कहते हैं। इसे अनुदेशन तकनीकी के नाम से जाना जाता है। यह एक कोमल शिल्प तकनीकी या शिक्षण अधिगम सिद्धांतों के विकास में उपयोगी या उपागम, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा आप लोग का। प्रणाली उपागम की बात करें, ठीक है, तो इसका जन्म जो है प्रणाली शिल्प में, इसे मोटा मोटा सा देख लेना। अब शैक्षिक तकनीकी की अनुदेशन तकनीकी, ठीक है, तो अनुदेशन तकनीकी व्यवहार तकनीकी में से कोई भी मतलब एक में लगा के आपसे पूछ लेता है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा कोई भी, ठीक है। तो अनुदेशन मतलब अनुदेश मतलब इसके नाम से ही पता चल जाता है अनुदेशन देना, ठीक है, तो वो वाली चीज़ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अनुदेशन तकनीकी तथा उन विधियों तथा प्रविधियों की व्यवस्था से होता है जिसकी सहायता से सुनिश्चित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसका जो जन्मदाता है वो कौन है, लेफ्टिनेंट ब्रूनर, बॉसवेल तथा ग्लेसर है। उद्देश्य केवल ज्ञानात्मक पक्ष की हम बात करें, आधार है आपका मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार। स्मृत है तो इसमें स्मृत मतलब स्तर है, इसमें स्मृति स्तर किस पर बल देता है, रटने पर बल देता है, ठीक है। शिक्षण का सिद्धांत क्या होता है, सहायक होता है। प्रयोग की बात करें तो स्व अध्ययन, प्रत्याचार, ये सब इस पर आ जाएगा। अनुदेशन इसकी विशेषताएं वगैरह देख लेना एक बार मोटा सा। उसके बाद में हम लोग आते हैं व्यवहार तकनीकी भी, ठीक है, देख लेना एक मिनट। हाँ, शिक्षण तकनीकी ये सब देख लेना। हम लोग कहाँ पे आते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक मिनट। सूचना संप्रेषण तकनीकी से मोटा सा देख लेना। हम लोग सीधे यहाँ पे आते हैं शिक्षण की अवस्थाओं में अब, ठीक है। तो शिक्षण की अवस्था या शिक्षण की अवस्था, ठीक है। तो शिक्षण देखो कोई भी चीज़ है तो इससे पहले हम शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में, तो ऐसा तो नहीं वहाँ पे आप जाके सीधे शिक्षण की अवस्थाएं लिखने लगोगे, तो पहले आपको शिक्षण के बारे में भी तो लिखना होगा। तो शिक्षण के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो शिक्षण क्या है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके शिक्षण और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने, ठीक है, शिक्षा के बारे में आप तो किसी विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को माध्यम बनाकर शिक्षा में विद्यार्थी के बीच विचारों का आदान प्रदान, परस्पर अंतःक्रिया से कोई क्या बोलते हैं, हम शिक्षण बोलते हैं। तो शिक्षण एक क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हम बोल सकते हैं। ऐसा किसने बोला था, जॉन डीवी ने बोला था। इसमें के अंतर्गत 3 आते हैं, तो शिक्षक आता है, दूसरा छात्र होता है, तीसरा विषय वस्तु या जिसे पाठ्य वस्तु भी बोलते हैं, पाठ्यक्रम बोल सकते हैं, कंटेंट आ जाएगा आप लोगों का। शिक्षण की परिभाषा देख लेंगे तो बीओ स्मिथ के अनुसार, ठीक है। तो बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की एक विधि जो सीखने में उत्सुकता जागृत करती है, ठीक है। ये हो गया आपका सिस्टम इज मतलब टीचिंग इज सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, ठीक है। बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षण क्या पुनर्बलन का क्रम है, ठीक है। विचार ऐसे शिक्षण चरों के कार्य वगैरह में तो निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन वगैरह, ठीक है। तो निदानात्मक मतलब शिक्षण की समस्या का विश्लेषण करना, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब एनालिसिस करना, उसके बाद में मतलब उसके व्यवहार का निर्धारण करना, फिर उसमें जो है ज्ञान है उसका मतलब व्यक्ति विभिन्नताओं का ज्ञान वगैरह, ठीक है। तो वो चीज़ें आ जाएंगे। ऐसे उपचार में कहता है चुनाव करेंगे मतलब शिक्षण कौशल का, ठीक है। उसके बाद में उसका फीडबैक की व्यवस्था करेंगे, फिर निदान के उपचार मतलब निदान के अनुसार हम उसका उपचार करेंगे, ठीक है। मूल्यांकन में मानदंड परीक्षा प्रणाली की रचना करेंगे, व्यवहार, ठीक है। ये जब एक टॉपिक समझाएंगे तो वहाँ अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाते हुए बनता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं इस चीज़ पे, शिक्षण की अवस्थाएं। तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था और पश्चक्रिया अवस्था, ठीक है। मतलब शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था क्या होता है और क्या होता है, मतलब इसके कई नामों से जाने, जैसे पूर्व क्रिया अवस्था हो गया, सक्रियता हो गया, तत्परता हो गया। इंग्लिश में ध्यान रखना क्या बोलते हैं, प्रीएक्टिव फेज, इंटरेक्टिव मतलब प्रीएक्टिव फेज इसे बोलते हैं, प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं। ऐसे उसी के बाद में अंतःक्रिया या सक्रियता, क्रियान्वयन अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत हो गया ये, तो इसे क्या होता है, इंटरएक्टिव फेज बोलते हैं, इम्प्लीमेशन स्टेज बोलते हैं। उसके बाद पश्च सक्रियता है, उत्तर क्रिया, मूल्यांकन अवस्था, ठीक है। पोस्ट एक्टिव फेज या इवोल्यूशन फेज इसमें के अंतर्गत आ जाएगा आप लोग। अब देखिए क्या होता है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था क्या होता है, सक्रियता अवस्था क्या होता है, अंतःक्रिया मतलब क्या होता है, पूर्व क्रिया क्या होता है, अंतःक्रिया क्या होता है, उत्तर क्रिया अवस्था, ठीक है। थोड़ा सा एक शब्दों में आप लोगों को शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखो, कक्षा में अध्यापक कक्षा में जाने से पहले जो भी चीज़ें करता है वो सब किसके अंतर्गत आएगा, आपका इसके अंतर्गत आएगा। शिक्षण की पूर्व क्रिया मतलब प्लानिंग, मतलब जो चीज़ भी जितना भी जो कुछ भी करता है मतलब कक्षा में जाने से पहले करेगा ये चीज़। अगर वो कक्षा में जाने के बाद करता है, ठीक है, तो आपका अंतःक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से जब होने के बाद मतलब निकलने के बाद जो चीज़ें करता है जैसे मूल्यांकन वगैरह, तो वो आपकी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तीनों चीज़ आई होप आप मोटी मोटी सी लैंग्वेज में समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी हम अच्छे तरीके से भी इसे देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, ठीक है। तो पूर्व क्रिया अवस्था, ठीक है, जिसे प्री एक्टिव फेज बोलते हैं, राइट। अभी कई नाम आपको मैंने इसके बताया। तो इस अवस्था में शिक्षण के लिए संपूर्ण योजना तैयार की जाती है, मतलब प्लानिंग की जाती है ना, हमें क्लास में जाने के बाद क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना, वो चीज़ें जो तैयार की जाती है वो आपसे किस में आ जाएंगे,
पूर्व क्रियावस्था में आ जाएंगे। ठीक है, कक्षा शिक्षण के पूर्व शिक्षक जो भी कार्य करता है वह सब किसके अंतर्गत आता है, इसी अवस्था के अंतर्गत है। इसे इसीलिए क्या बोलते हैं, योजना अवस्था भी बोलते हैं। यदि आपसे योजना अवस्था रख दें तब भी वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है, किस उद्देश्य से, ठीक है, तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना, उसके बाद में उसको पाठ्य वस्तु का चुनाव करना, देन प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के अवयव की उसको क्या क्रमबद्ध, ध्यान रखना कैसे बोला, क्रमबद्ध मतलब सीरियल से बोला है, व्यवस्था करना, शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों का चुनाव के संबंध में निर्णय लेना, शिक्षण का विस्तार हो जाएगा। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण की बात करें तो शिक्षण कक्षा में जाने से पहले अपने अध्यापन के उद्देश्य निर्धारित करता है। छात्रों को पूर्व ज्ञान हो गया, पूर्ण व्यवहार हो गया, अनुभव आदि के आधार पर क्या है, उद्देश्य बनाता है। पाठ्य वस्तु का चुनाव की बात करें तो इसमें शिक्षक निदानात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है या ज्ञान करता है कि ठीक है, ये पाठ्य वस्तु का चुनाव आप देख रहे हैं, पाठ्य वस्तु का चुनाव वगैरह तो अच्छी मतलब चीज़ें आसान हैं यार। ठीक है, छात्रों का पूर्व व्यवहार क्या है, छात्रों के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है, उसका पूर्व व्यवहार क्या है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा कौन सी मतलब किस प्रकार का मोटिवेशन अभिप्रेरणा उसके लिए प्रभावशाली होगी। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आप लोगों की आ जाएंगे, जो कि मतलब वो पहले करना पड़ता है। ठीक है, वो वाली चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के अवयव की क्रमबद्ध व्यवस्था मतलब विद्यार्थी को, तो ये सब मोटा मोटा से इसमें मैंने दे रखा है। आई होप आप बाकी वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। अंतःक्रिया अवस्था ये इंटरएक्टिव फेस मैंने आप लोगों को अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। शिक्षण मतलब कक्षा में जाने के बाद शिक्षक जो भी मतलब कार्य जैसे आपसे हो सकता है, प्रश्न पूछे, सुनना हो गया, अनुक्रिया करना होगा, व्याख्या करना, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत। लेकिन अगर वहाँ से क्लास टीचर मतलब इसके बाद में निकल जाते तो वो वाली जो क्रियाएं होंगी जैसे मूल्यांकन वगैरह करना, तो वो आपके फिर उत्तर क्रिया अवस्था में आएगी। आई होप इन चीज़ों को आप लोग समझ गए। बाकी सब वहाँ पे आप लोग इतना तो लिख सकते हैं यार, आप टीचर कल को बनने जा रहे हैं तो हम टीचर में पढ़ाने जाएंगे, उससे पहले क्या क्या प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, चीज़ें कैसे होनी चाहिए, क्लास में जाके क्या करेंगे। ठीक है, तो ये तो चीज़ें आपको पता होंगी ना, तो वही चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को लिखनी होंगी। राइट है, तो इस अवस्था के अंदर वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आगे हम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको समझाने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, आपका जो फीडबैक होता है हमारे लिए बहुत, मैं इसकी मैराथन सच्ची में मैंने पिछली मैराथन पढ़ी हुई थी, मैं इसकी मैराथन लाने वाला नहीं था। ठीक है, लेकिन बट आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए, मैसेज आए, इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिखाया, तो यार मतलब बनता है, फिर टाइम तो निकालना पड़ता है, कैसे भी निकाले, ये चीज़ समझिए, है ना। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना कमेंट्स वगैरह करते रहे करें, फीडबैक वगैरह देते रहा करें, उससे यार मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट। मैं एक बार बोलता हूँ ना, भले ही लाइक आप ना करो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, शेयर ना करो वो भी चलेगा, लेकिन आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक वगैरह मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो होते हैं। ठीक है, तो आप लोग करते रहा करो। ठीक है, पेपर्स कैसे हो रहे हैं, आप पेपर में कितनी कॉपी लिख के आ रहे हो, क्या हो गया, वो वाली चीज़ें भी आप लोग बता सकते हो वहाँ पे। ठीक है, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। ठीक है, और अगला सब्जेक्ट आपका कौन सा है। ठीक है, जिसके मतलब सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आएंगे, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो उसकी डालने की कोशिश करूँगा। आपका पेडालॉजी सब्जेक्ट कौन सा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो राइट है, उसके हिसाब से हम करवाएंगे आप लोगों को। इस अवस्था के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश से लेकर कक्षा के बाहर आने तक करता। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, प्रवेश के बाद बाहर आने से पहले जो बीच में करता वो वाली चीज़ हो जाएगी। तो जैसे हो गया प्रश्न पूछना हो गया, आपका सुनना हो गया, अनुक्रिया करना होगा, व्याख्या करना होगा, निर्देशन देना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, एक होता है निर्देशन, एक होता है परामर्श। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, काफ़ी चीज़ें मतलब जो पेडालॉजी आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत निम्न क्रियाएं जो है प्रारूप होती है, तो मतलब कक्षा के आकार की अनुभूति क्या है, मतलब छात्रों का निदान कैसे, श्यामपट्ट कार्य मतलब श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड होता है। ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जैसे आपसे श्यामपट्ट। ठीक है, उद्दीपकों या प्रयोगों का चयन वगैरह हो गया, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण हो गया, पुनर्बलन का प्रतिपुष्ट हो गया, प्रतिपुष्ट मतलब फीडबैक जिसे बोलते हैं। ठीक है, शिक्षण युक्तियों का विस्तार हो गया, तो ये हो गया इसके अंतर्गत इसके कारण, अनुभूत, निदान तथा प्रक्रिया। उसके बाद में हम लोग आते हैं उत्तर क्रिया अवस्था। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, उसमें दोनों समझा दी। आप बताते हैं यहाँ पे मतलब जो मतलब देखो, इसे शिक्षण की अंतिम अवस्था भी कहते हैं। शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद, ध्यान से पढ़ो थोड़ा, शिक्षक अपना मूल्यांकन करना, शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है कि वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हुआ है। इस क्रिया को उत्तर क्रिया अवस्था कहते हैं। ठीक है, कि नहीं वो वाली चीज़ हो जाएगी। इसके लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं की जाती है। कौन सा, शिक्षक व्यवहार द्वारा मतलब परिवर्तन के वास्तविक रूप को जानना हो गया, उपयुक्त मूल्यांकन प्रविधियों का चयन हो गया। ठीक है, तो मूल्यांकन के परिणामों, तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगे, मैंने लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का क्वेश्चन, शिक्षण के स्तर। ठीक है, तो शिक्षण के स्तर थोड़ा सा मोटा मोटा सा देखेंगे, चीज़ों को आसानी से समझेंगे, है ना। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट है, तो शिक्षण के स्तर हो जाएगा, मतलब कई यहाँ पे बोलते हैं, तो आप लोग इंग्लिश में थोड़ा सा उससे ध्यान रखें, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। शिक्षण
शिक्षण के स्तर, तो शिक्षण एक सोउद्देश्य प्रक्रिया जिसका सीखने से घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षण प्रक्रिया प्राथमिक स्तर से आरंभ होकर विश्वविद्यालय स्तर तक चलती है। मतलब क्या है, शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण, मतलब किसी ना किसी उद्देश्य से ही हम शिक्षण करते हैं, ठीक है। और इसका सीखने से क्या होता है, एक घनिष्ठ संबंध होता है। ये विश्वविद्यालय स्तर तक चलती है। अब देखो शिक्षण के स्तर की बात करें हम, तो शिक्षण के स्तर यहाँ पे वह आधार है, मतलब वह आधार जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक, मतलब शिक्षण क्या है, शिक्षण एक वह आधार है जिसके माध्यम से बालक क्या है, मतलब जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास, ठीक है। बौद्धिक विकास क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। शिक्षण का ज्ञान उद्देश्यों से लेकर मूल्यांकन उद्देश्यों तक की प्राप्ति करना सीखने की समस्या समाधान को प्रभावित किया जाता है। इस आवश्यकताओं को स्वीकार कर शिक्षण के 3 स्तरों में, ठीक है। यहाँ पे होता है देखो स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। अब क्या होता है स्मृति स्तर, क्या होता है बोध स्तर, क्या होता है चिंतन स्तर, इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। एक मिनट यार, मतलब ठीक है। तो मारिस एल बिग्गी के अनुसार यहाँ पे किया गया, आपके सिलेबस में भी इसी के इनके अनुसार स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ठीक है। तो 3 मेमोरी लेवल हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, इनके नाम से आपको कुछ पता। मेमोरी मतलब स्मृति स्तर, स्मृति में क्या होता है, मतलब इसमें जो जोर दिया जाता है वो किस चीज़ पे दिया जाता है, मतलब रटने पे जोर दिया जाता है। याद करो 2 1 कम 2 2 2 नहीं 4 2 3 ऐसी, मतलब एकदम से रट लो चीज़ें, है ना, वो वाली चीज़ आ जाएगी। बोध में क्या हो जाएगा, बोध में हो जाता है मतलब इसमें समझने पे जोर देते हैं। समझने का मतलब ये है 2 + 2 4 कैसे हुए, वो वाली चीज़ है ना। 4 + 6 वो वाली चीज़, उसमें क्या रटा दिया, बच्चे को पता नहीं चला, ठीक है, मतलब हो गया ऐसे ही। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको उस चीज़ को मतलब समझने पे जोर दिया जाता है। ऐसा है तो कैसे है ना। 4 + 4 8 होते हैं, तो कैसे होते हैं 4 + 4 8, वो वाली चीज़ है। इसमें क्या, इसमें नहीं रटा दिया ना, बच्चों को गए रटा दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है चिंतन स्तर, ठीक है। चिंतन स्तर की बात करें, मतलब बच्चा मतलब इसमें समस्यात्मक प्रश्न उठा सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि मतलब जो इसका मतलब चीज़ अलग है ना। अभी आपको अच्छे तरीके से मैं वहाँ पे समझाऊंगा। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे नोट करके भी दे रखा है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, स्मृति स्तर या पंचपदी प्रणाली। तो ये किसने दी थी, हार्वर्ड ने दी थी, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली, राइट है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से मतलब याद रखना, 2 नंबर में वेरी शॉर्ट में भी आपसे पूछ लेता पंचपदी प्रणाली, ठीक है। किसने दी थी, तो हार्वर्ड ने दी थी। फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो बोध या अवबोध, तो ये किसने दिया था, मारिस ने दिया था, जोर देता है समझने पर। और चिंतन स्तर मारिस पी हंट ने दिया था, तो मारिस उन्होंने दिया था, मारिस पी हंट ने दिया, जोर देता है सोचने विचारने पर। इसके आधार पर जो छात्रों का बौद्धिक विकास और मानसिक विकास किया जाता है। उसके बाद में स्मृति स्तर, देखो अब आते हैं हम लोग स्मृति स्तर मेमोरी लो, तो इसमें हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया था, ठीक है। तो स्मृति वह आधार है जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर की एक स्मृति पक्ष को आधार बनाकर क्या शिक्षा प्रदान की जाती है। बालक किसी चीज़ को समझने से उसका चित्र के उधर चिन्ह के रूप में अपने मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं। इन छात्रों में सोचना समझना नहीं होता है, ठीक है। देखो मतलब रटने पर है तो वो सोच समझ नहीं पा रहे ना। पहले सीखी हुई बातों की याद रखना ही क्या हो, स्मृति है। इन्होंने किसने बोला ऐसा, वुडवर्थ ने बोला, पहली जो सीखी हुई बातें उनको याद कर लेना ही क्या है, स्मृति है, राइट है। डम्बेल के अनुसार स्मृति आ सकती है जिससे गत अनुभव के कुछ भाग विचार और प्रतिमा के रूप में आते हैं, ठीक है। हार्वर्ड के स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान यहाँ पे इन्होंने जो बताया था, इस चीज़ों को देखो। अब जब हम कोई एक चीज़ समझेंगे वहाँ पे, जैसे एक ही मैं यहाँ पे करवाता आप लोगों का ना पूरा स्तर पे एक टॉपिक पे समाप्त करता, तो उसे हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते थे। वैसे भी आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। हार्वर्ड के स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान, तो सबसे पहले उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य के बारे में आप लोग। उसके बाद में यहाँ पे संरचना में पहले हम तैयारी करेंगे, तैयारी के बाद में हम प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन के बाद में हम उसका स्पष्टीकरण करेंगे, स्पष्टीकरण के बाद हम उसका जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण करेंगे, देन हम उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, तो आप देखो कुछ चीज़ें क्या होती है, याद होती नहीं, याद मतलब करते भी नहीं बट हो भी जाती, तो याद करने का तरीका होता है। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम तैयारी करेंगे, तैयारी के बाद में मतलब प्रस्तावना या हम तैयारी करेंगे, तैयारी के बाद हम प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन के बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन के बाद हम जनरलाइजेशन करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे मतलब एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग या प्रयोग वगैरह, ठीक है। सामाजिक प्रणाली मूल्यांकन प्रणाली इसके बाद में पूछ लेना, ठीक है। अभी एमएड के सेमेस्टर वालों में पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि एमएड में पूरा जो आईसीटी का पेपर वही है। शिक्षण स्मृति पर मतलब स्मृति स्तर पर शिक्षण के लिए सुझाव, तो पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि ऐसे ही, तो इसके लिए जो सुझाव दिए गए उसको मैं बता रहा हूँ। तो पाठ्य वस्तु में कंटेंट जो है क्रमबद्ध मतलब सीरियल से वो चीज़ प्रस्तुत होनी चाहिए। प्रत्यय स्मरण तथा पुनः स्मरण, प्रत्यय स्मरण क्या होता है कमेंट करके बताओ, हाँ मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अब करना चाहिए, थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता को दृष्टिगत रखकर शिक्षण करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है कमेंट करके बताओ। कल ही आप लोगों को मैंने टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में पहला ही क्वेश्चन बताया था, व्यक्तिगत जो भिन्नता, ठीक है। स्मृति छात्रों को समुचित प्रेरणा प्रदान करना चाहिए, ठीक है। अब उसकी जो अवस्थाएं या 3 तत्व तो हम बोल सकते हैं, मतलब होते हैं यहाँ पे 4। तो 4 क्या होता है, पहले अधिगम में क्या होता है, अधिगम धारण रिटेंशन। 1 मिनट रुकिएगा।
तो यहाँ पे पहला अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग होता है किसी चीज़ को, मतलब एक, हाँ अधिगम, अधिगम मतलब धारण हो गया, प्रत्यास्मरण हो गया, रिकाल वगैरह। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मतलब आप कर लीजिएगा, हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं। जब किसी व्यक्ति के, अब देखो अधिगम में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के व्यवहार, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण में वांछित परिवर्तन लाया जाता है या लाने का प्रयास किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अधिगम। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत कम प्राइस में अवेलेबल करा रहा हूँ, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप लोग समझिएगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। यार टाइम तो लगा था बनाते हुए, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती, बट किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। धारण क्या होता है, रिटेंशन, सीखी हुई पाठ्य वस्तु अथवा संस्कारों को मस्तिष्क में स्थायी रूप से बनाए रखना, ठीक है। तो वो क्या होता है, धारण कहलाता है ना, वो वाली चीज़। ये जब मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ अच्छे तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, है ना। बाकी फिलहाल आप लोग ऐसे देख लीजिए अभी प्रत्यास्मरण या पुनर्स्मरण, क्योंकि आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपकी कलम फिर रुकेगी नहीं। पहचान मतलब ठीक है, किसी वस्तु तथा व्यक्ति को देखकर यह बता देना कि उसने पहले ही, जैसे यार आप कभी देखते हो रास्ते में गए हो, कोई इंसान मिल जाता है आपसे, उससे जो है आप एक बार बातचीत किए, उसके बाद में दोबारा आपको नहीं मिला, या दोबारा उससे पहले कभी देखता पहचाना, उससे कभी कभी देखा है पहचाना लगता है, तो आपने उससे देखा उसे, अब तब फिर दोबारा आपको कभी मिलता है तो आपको लगता है यार मैंने इसे कहीं पर देखा हुआ था, या वो चीज़ तब आपको याद आती कि मैंने यहाँ पे देखा, तो वो वाली चीज़ इसमें आ जाती है पहचान में, है ना। स्मृति स्तर की विशेषताएं तो शिक्षण विचारहीन होता है, रटने पर आधारित होता है, शिक्षण का ज्ञानात्मक पक्ष कठोर अनुशासन होता है, व्याख्यात्मक तथा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हो। अब बोध स्तर का शिक्षण, मतलब बोध अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, बोध स्तर का शिक्षण, शिक्षण का मध्य स्तर है। बोध स्तर पर बौद्धिक व्यवहारों के विकास के अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें तथ्यों को रखने पर बल नहीं दिया जाता, बल दिया जाता है, मतलब सॉरी रखने नहीं होगा यहाँ पे होगा रटने, ठीक है। तो इसमें तथ्यों को रटने पर बल नहीं दिया जाता, बल दिया जाता है किसी चीज़ पे समझने पर। अब बोध का शाब्दिक अर्थ है समझना, विचार को ग्रहण करना, गुण या विशेषताओं को स्पष्ट करना, समझना, किसी तथ्य को स्पष्ट रूप में समझना, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद में विशेषताओं की परिभाषा की बात करें तो मारिस विज्ञी के अनुसार जो विद्यार्थियों को सामान्यीकरण तथा विशिष्ट या दूसरे शब्दों में सिद्धांतों तथा अलग अलग तत्वों के बीच पाए जाने वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया, वो मोटा मोटा सा देख लेना। अब इन्होंने मारिसन का बोध, तो इन्होंने मतलब हेनरी कभी कभी पूछ देता मारिसन का बोध स्तर किसने दिया, मतलब किसने था, तो ये हेनरी सी मारिसन का था, ठीक है। तो इसके 4 तो इन्हें बताया था उद्देश्य के बारे में, लेकिन संरचना साइंटिक्स में हम 4 चीज़ें देखें। सबसे पहले हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, देन हम आप लोगों को प्रेजेंटेशन करेंगे, देन एसिमिलेशन करेंगे, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन मतलब रिसिटेशन हो जाएगा आपको, फिर ये चीज़ें हो जाएंगी। सोलर सिस्टम वगैरह अच्छे से कराएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। मोटा मोटा सा आप लोग समझ गए बोध में क्या होता है, ठीक है, मतलब स्मृति में क्या होता है, बोध में क्या होता है, चिंतन, वो तीनों आप लोग समझ चुके होंगे ना, तो आप लोग खुद ही वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में बोध स्तर के लिए सुझाव, ठीक है। तो इसके लिए क्या, स्मृति स्तर के शिक्षण की जो है परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बोध स्तर का शिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षण परीक्षा मतलब स्मृति स्तर के शिक्षण, मतलब ठीक है। उसके बाद बोध स्तर के सोपान में प्रतिमानों का अनुसरण क्रमबद्ध रूप में किया जाए। शिक्षक को बोध स्तर के शिक्षक की समस्या का विचार करके समाधान के लिए उचित प्रयास करने चाहिए, ठीक है। प्रत्येक सोपान के बाद मूल्यांकन उचित रूप में किया जाना चाहिए, ये हो जाएगा। उसके बाद में बोध स्तर शिक्षण की विशेषताओं की बात करें तो शिक्षण विचार पूर्ण एवं बोध केंद्रित होता है। बोध मतलब ठीक है, बोध स्तर शिक्षण का शिक्षण मतलब छात्रों के सामान्यकरण, सूझबूझ तथा समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करता है। शिक्षक व छात्र के मध्य मतलब अंतःक्रिया होती है, ठीक है। बोध स्तर शिक्षण में जो मुख्य रूप से तत्वों व सिद्धांतों का प्रयोग कराया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। अब हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पे किस चीज़ पे, इस पे आते हैं, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री अच्छे से समझेंगे, आप लोगों को एक बार में ही ये समझ में आ जाएगा। तो शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। और क्या है, शिक्षण है, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझेंगे तो आप लोग पहले तो इसे नाम से ही आज चीज़ें समझ के होंगे, है ना, और फिगर से तो समझ गए होंगे, और काफ़ी चीज़ें अब समझ में आने वाली हैं जो बची हुई हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक मिनट रुकिएगा यार, क्या तो हाँ, आप देखते हैं हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण। तो पहले इसका अर्थ परिभाषा देख लेते हैं, चीज़ें आसानी से समझेंगे, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री, एक मिनट रुकना,
हाँ, शिक्षण सहायक, देखो शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा, जो सामग्री पाठ को रोचक तथा सुबोध बनाने और किसी संकल्पना या प्रत्यय विशेष को अथवा पदबंध आदि के अर्थ को सुनिश्चित रूप से अधिक स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक। अभी अपने शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए यहाँ पे परिभाषा भी दी गई, दंड के अनुसार इन्होंने बोला था सहायक सामग्री वह सामग्री जो कक्षा में यानी शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। एल्विन स्ट्रॉन्ग के अनुसार सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधना को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक जो है करते हुए उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं ना। उसके बाद में महत्व एवं उपयुक्त, तो शिक्षण सहायक सामग्री मतलब अगर हम बात करें शिक्षण करते समय जिन हम सहायक सामग्रियों का प्रयोग पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए वो सब करते हैं तो वो क्या आ जाती है? शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे आप पढ़ाते हैं ना तो वहाँ पे प्रोजेक्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं ना, तो ऐसे करते हैं ना। वो बहुत सी चीज़ें होती हैं, अभी आप लोगों को चीज़ें हम आसानी से समझाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें नहीं, मतलब और भी चीज़ें जैसे आप मतलब बहुत सी मतलब जो सहायक सामग्रियों के रूप में अभी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने और समझने में सहायक होती हैं या अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती हैं। इसमें समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। अध्यापक रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय और ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। इसकी विशेषताओं में समय की बचत, रोचकता वगैरह ये हो जाएगा। अब देखो हम इसके उद्देश्य वगैरह अब इसके प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। उद्देश्य देख लेते हैं, छात्रों को सक्रिय बनाते हुए पाठ्य सामग्री का विकास करना, छात्रों की रुचि में रुचि विकसित मतलब छात्रों के पाठ में रुचि करना, ठीक है। तीव्र व मंदबुद्धि बालकों की योजना अनुसार जो शिक्षा देना, उसके बाद में बालकों को मोटिवेट मतलब अभिप्रेरित करना, छात्रों को मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति करने में सहायता करना, तो ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ पे आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण या प्रकार। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि खेल सब यहीं का है। तो सहायक सामग्री वर्गीकरण या प्रकार, तो टाइप्स ऑफ टीचिंग में इसमें इंद्रियों के आधार पर इसे किया गया। 1 मिनट हम देख रहे हैं 3 चीज़ों पे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना। 1 मिनट मैं इसे जूम इन कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे दिया इंद्रियों के आधार पर, ठीक है, प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर, तीसरा दिया प्रक्षेपण के आधार पर। आपसे वो सीधे क्वेश्चन करता है, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या सोचते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री के वर्गीकरण कीजिए, उसके प्रकारों को बताइए, ठीक है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा मोटा सा आप लोग समझिएगा, मोटा सा समझाऊंगा चीज़ें आपसे। आप यहाँ इतने में ही सारी चीज़ें आप लोगों के क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री, तो दृश्य देखो अब यहाँ पे इन्होंने इंद्रियों के आधार पर किया है, तो इंद्रियों के आधार पर जो इन्होंने बोला है दृश्य श्रव्य सामग्री, तो दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या हो जाता है? दृश्य श्रव्य सामग्री में वो सामग्री आती है जैसे आपके मतलब जिसे हम बोलते हैं मतलब जैसे आपको ग्रामोफोन हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, श्रव्य सामग्री, एक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्रव्य सामग्री, दूसरा दृश्य यार इजी है। श्रव्य मतलब जिसे हम सुन सकते हैं वो सभी इसमें आएगा, दृश्य मतलब जिसे हम देख सकते हैं वो सभी इसमें आएंगे, श्रव्य दृश्य मतलब जिसे हम देख और सुन सकते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे। तो श्रव्य में मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे आपका ग्रामोफोन हो जाएगा, लिग्वोफोन हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, ठीक है, टेप रिकॉर्डर वगैरह हो जाएगा, तो वो सब किस में आएगा? श्रव्य सामग्री में आ जाएगा। दृश्य मतलब जिसे हम देख सकते हैं, तो देखने का मतलब जैसे आपका हो जाएगा श्यामपट, ठीक है। श्यामपट जानते हो किसे बोलते हैं? कमेंट करके बताओ। ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं। श्यामपट हो जाएगा आपका, चित्र हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, मॉडल वगैरह, ठीक है। ये सब आप लोग इसके माध्यम से समझ भी पा रहे होंगे, राइट है। तो यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है। तो दृश्य में क्या हो जाएगा आपके जैसे ये चीज़ें। 1 मिनट, अब देखो दृश्य आप देख पा रहे होंगे। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा दृश्य सामग्री में रेडियो टेलीविजन से हम सुन सकते हैं, ठीक है। दृश्य मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जैसे आपका पुस्तक हो गया, चार्ट हो गया, मानचित्र वगैरह को, पोस्टर वगैरह, बुलेटिन, ये सब हो जाए। दृश्य सब सामग्री जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जैसे आप लोग रेडियो देखते हैं, सॉरी रेडियो नहीं, रेडियो तो आपको सर्व सामग्री में आ जाएगा, मतलब टेलीविजन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, चलचित्र वगैरह हो गया, दूरदर्शन, तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी? ये चीज़ें आप लोगों के श्रव्य मतलब दृश्य श्रव्य में आ जाएंगी। इसी प्रकार यहाँ पे आपका आ जाता है प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर, मतलब यहाँ पे 2 प्रकार से डिवाइड किया गया। एक तो हार्डवेयर में दिया गया, दूसरा सॉफ्टवेयर में दिया गया। तो हार्डवेयर में क्या आता है? हार्डवेयर में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम देख और सुन सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 इंद्रियाँ काम करती है, एक तो श्रवण इंद्रिय काम करती है, दूसरा आपका ज्ञान इंद्रिय एक काम करती है, ठीक है। श्रवण इंद्रिय में मतलब आपका जैसे आप देखना, आँख आपकी होगी, श्रवण इंद्रिय मतलब आपका सुनना आप हो जाएगी, ठीक। ज्ञान इंद्रिय मतलब आँख जैसे देखना हो गया, श्रवण इंद्रिय मतलब सुनना जैसे कान हो गया। तो श्रवण इंद्रिय में आपका केवल कान ही आता है, ठीक है। बाकी ज्ञान इंद्रिय में 5 आती है, आपको पता होगा।
तो इसमें अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें तो हार्डवेयर के अंतर्गत मैंने बताया ना, हार्डवेयर के अंतर्गत वे सब चीज़ें आएंगी जिन्हें हम देख और सुन सकते हैं, ठीक है। जबकि सॉफ्टवेयर में कौन सी चीज़ें आएंगी जिन्हें हम केवल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़, अब देखो हार्डवेयर में जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो हार्डवेयर में आपका आ जाएगा जिसे हम देख और सुन सकते हैं कौन सी चीज़ें, जैसे रेडियो हो गया हम देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, टेलीविज़न हो गया हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, प्रोजेक्टर हो गया हम देख भी सकते हैं, तो ये चीज़ें हो गई। अब सॉफ्टवेयर के अंदर का हम बात करें तो हमने बोला ना जिसे हम जैसे देख सकते हैं, तो मानचित्र होता है तो आप लोग उसे क्या कर सकते हो, मानचित्र को देख सकते हो, मॉडल पुस्तक हो गया, चित्र वगैरह, तो ये सभी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं प्रक्षेपण या प्रोजेक्टर के आधार पर, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रही हैं तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा भाई, ठीक है। प्रक्षेपण या प्रोजेक्टर के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रक्षेपण या प्रक्षेपण या प्रोजेक्टर के आधार पर प्रक्षेपित सहायक सामग्री अप्रक्षेपित, अब देखो इसे हम एक शब्द में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे एक बार में आपको। प्रक्षेपित सहायक सामग्री के, आपको यार नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि क्या प्रक्षेपित है, क्या अप्रक्षेपित है, क्या इलेक्ट्रॉनिक है ना, एकदम से यार नाम प्रक्षेपित यार ये सब कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली है क्या। आप इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ पे देखो लिखा प्रोजेक्शन है, ठीक है। प्रोजेक्ट तो मतलब इसकी अगर बात करें तो प्रोजेक्टर बोलते हैं या प्रक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रक्षेपण या प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर को ही क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत प्रक्षेपी सहायक सामग्री के अंतर्गत क्या आएगा, क्या अप्रक्षेपी के अंतर्गत आएगा। प्रक्षेपी मतलब प्रोजेक्टर वाली है ना, मैंने बताया ना सहायक सामग्री में, जैसे मतलब इसमें जब प्रोजेक्टर की सहायता से देखना और ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं, मतलब ठीक है। प्रोजेक्टर की सहायता से अगर हम बात करें तो उसमें आप लोगों का आ जाएगा, एक मिनट रुकना, हाँ, जैसे आपके क्या हो जाएंगे, इसमें स्लाइड्स आ जाएंगी, आपकी फिल्म आ जाएंगी, स्ट्रिप मतलब देखो इसमें आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, वीसीआर हो गया, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर वगैरह ना, तो कंप्यूटर आ जाएगा, टेलीविज़न, वो सब आप लोगों को प्रक्षेपित सहायक सामग्री में आ जाएगा। अप्रक्षेपित मतलब नॉन प्रोजेक्शन, ठीक है, या अप्रक्षेपित सामग्री बोलते हैं, जो बिना किसी प्रोजेक्टर के सीधे देखकर ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं, राइट है। इसमें क्या होते हैं, जो प्रोजेक्टर की सहायता से देखकर ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं, ये क्या होते हैं, बिना प्रोजेक्टर की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जैसे आपके कौन से हो जाएंगे, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, चित्र हो जाएगा, पिक्चर, वो यार चीज़ें घूमा फिरा के वही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो किया गया ना। इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ जाएंगे, मतलब इसमें इंटरनेट प्लस उपकरण आ जाता है, ठीक है, मतलब इंटरनेट उपकरण, मतलब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, आपका ईमेल वगैरह, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे। अब शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अब थोड़ा सा मोटा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है उससे आपको समझ में ना आया हो। तो शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण या प्रकार, तो शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। पहले आपका ज्ञानेंद्रियों या मतलब इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो दृश्य सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला कौन सा आपका श्रव्य सहायक सामग्री। तो श्रव्य सहायक मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है, उसमें जो सहायक मतलब वो आती हैं जिसे हम सुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है इसमें श्रवणेंद्रियों मतलब केवल श्रवणेंद्रियों का प्रयोग, श्रवणेंद्रियाँ मैंने बताया ना, कान आता है श्रवणेंद्रियों। ज्ञानेंद्रियों में आपका क्या, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा वगैरह वो आ जाती है, 5 चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आपका ग्रामोफोन, लिगोफोन, टेपियो, रेट रिकॉर्डिंग, ये आप लोग इनके माध्यम से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। तो दृश्य यार ये टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट ना, आप लोग डायग्राम बनाते रहोगे ना तो यार कॉपी आपकी बहुत कम पड़ जाएगी, आप लोग ये समझिएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा, ये नहीं कि दृश्य आपको पता है तो आप यार इसका ऐसा नहीं, तो आप लोग ब्लैक बोर्ड बना देना, ठीक है, चित्र बना देना। रेडियो ये ऐसा पूछता है तो रेडियो बना देना, ठीक है। और लिगोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये चीज़ें थोड़ा सा कर देना, एक्टिव रहेगा, अच्छा लगेगा, उसे पढ़ेगा नहीं, ऐसे ही कॉपी चेक कर देगा फिर वो आपकी, है ना। दृश्य सहायक सामग्री जिसमें केवल आँखों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब जिसे हम केवल देख सकते हैं, तो उसमें आपका श्यामपट हो जाएगा, चित्र हो जाएगा, रेखा चित्र, ग्राफ वगैरह, वो वही वाली चीज़ हो जाएगी जो भी मैंने आप लोगों को बताया था। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री में बात करें जिनमें श्रवण इंद्र मतलब कान हो गया, आँख हो, ठीक है, दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे टेलीविजन हो गया, दूरदर्शन, नाटक, समाचार पत्र, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे आप लोगों के। उसके बाद में प्रौद्योगिकी या तकनीक, देखिए मैंने यार इतनी ईजी लैंग्वेज में रख रखे हैं ना, आपको समझने मतलब मैराथन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बच्चे नोट्स लिए, आपको हकीकत बता रहा हूँ आज, ठीक है। तो हार्डवेयर के अंतर्गत जिन्हें हम देख और सुन सकते हैं, इतना इजी मैंने रखा। आप मॉडल में पढ़ लो, मिल जाए तो मेरे से बता देना। आप बुक में पढ़ लो, इतनी आसानी चीज़ मिल जाए तो मुझे बताना, ठीक है। नहीं मिलेंगी आपको, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने चीज़ें, मेरा ऐसा नहीं कि मैंने बुक से कोई चीज़ छाप दी या मॉडल से, वो चीज़ नहीं, अपना खुद का चीज़ें रहती हैं। आप लोग जो बच्चे
सच्चाई तो ये है ना, सबसे ज़्यादा तो मेरे नोट्स लेते हैं बच्चे, वो बच्चे लेते हैं जो बुक से भी पढ़े होते हैं, मॉडल से भी पढ़े होते हैं, बोलते हैं सर उसमें समझ नहीं आता, फिर नोट्स लेते हैं एक सब्जेक्ट का, पहले सबका नहीं लेते, पहले एक का, फिर उनके समझ में आती है यार क्या चीज़ मुझे मिल गई है ना, फिर वो सारे सब्जेक्ट के लेते हैं। तो ये चीज़ होती है, समझ लो, तब उनका जो फीडबैक आता है, क्योंकि उन्होंने मॉडल से भी पढ़ा हुआ, उन्होंने बुक से भी पढ़ा, उनके नहीं समझ में आई इतनी जल्दी, लेकिन नोट से एक बार में समझ आए, तब जो बच्चा मॉडल से भी ना पढ़ा हो, उससे भी नहीं पढ़ा, वो क्या इस चीज़ को समझ सकता है, वो समझ सकता चल रहा है, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो आप लोग समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा, और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, राइट है ये यहाँ पे, और बाकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, है ना। भले ही एक सब्जेक्ट का लिया करो, आप ये मत समझो कि मैं नोट्स ले रहा हूँ, आप लोग ये समझो करो कि आप मेरी आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, ठीक है। इतना सब कुछ मैं फ्री कर देता हूँ, जैसे आपकी सारी फाइल्स बन जाती हैं, ठीक है, प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैराथन वगैरह सब कुछ तो लगभग कर देता हूँ। आप एक तो थोड़ा सा तो काम कर सकते हो, एक सब्जेक्ट का तो ले सकते हो ना, अगर कोई इतना बंदा मेहनत कर रहा है तो, है ना। ये हो गया आप लोगों का। अब मैंने आपको बता दिया सॉफ्टवेयर में का जिन्हें केवल देख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका चित्र हो गया, ग्राफ, पुस्तक वगैरह, ये हो गया। उसके बाद वीडियो कैसे लग रही है आप लोग कमेंट करके बता, कुछ नहीं कर सकते हो, नोट्स भी नहीं लो, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कमेंट तो कर सकते हो, अपने फीडबैक तो दे सकते हो आप लोग, है ना। तो वो वाली चीज़ है, आप लोग दीजिए अपने फीडबैक वगैरह, ठीक है। अच्छी लग रही वीडियो, कैसा चला, वो चीज़ यार, उससे ही मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं आप नोट्स ही लो मेरे, ठीक है, या वो वाली चीज़, लेकिन आपके जो आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, सपोर्ट करते हो, वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है सच में, ठीक है। अब इस पे आते हैं हम लोग प्रक्षेपित सहायक सामग्री में। मैंने आप लोगों को बताया प्रक्षेपण या प्रोजेक्टर के आधार पर, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ मैं बता रहा था प्रक्षेपण या प्रक्षेपण के मतलब प्रक्षेपण या प्रोजेक्टर, ठीक है, देख लेना इनका नाम, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जैसे प्रक्षेपित सहायक सामग्री जो प्रोजेक्टर की सहायता से देखकर ज्ञान प्राप्त करने में मतलब ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं प्रक्षेपित सहायक। जैसे आपके स्लाइड हो गया, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर जिसे बोलते हैं ना, चित्र विस्तारक या जिसे परचित्रदर्शी बोलते हैं, सिरों पर प्रक्षेपी हो जाएगा, चलचित्र हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो जाएगा, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, टेलीविजन, कंप्यूटर वगैरह, ये सब आप लोगों का आ जाएगा। ऐसी अप्रक्षेपित सामग्री की अगर हम बात करें तो अप्रक्षेपित सहायक सामग्री तो जो बिना किसी प्रोजेक्टर से जो बिना किसी प्रोजेक्टर के सीधे देखकर ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जैसे आपका श्यामपट हो जाएगा, चित्र हो जाएगा, फ्लैनल बोर्ड हो गया, चार्ट हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, बुलेटिन बोर्ड वगैरह, ये तो सब जानते होंगे आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री में बात करें तो उपकरण पर इंटरनेट आप लोगों का आ जाएगा। सिरों पर प्रक्षेपी, ये आपसे सीधे रखता है, वहाँ पे क्या बोलता है, सिरों पर प्रक्षेपी बोलता है, ना कि ओवरहेड प्रोजेक्टर लिखता है। कभी कभार ओवरहेड प्रोजेक्टर लिख दिया हिंदी में भी लिख सकता है, इंग्लिश में भी लिख सकता है, और अदरवाइज प्योर हिंदी में सिरों पर प्रक्षेपी लिखेगा। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर को सिरों पर प्रक्षेपी भी कहा जाता है। इसका निर्माण चार्ल्स फ्रांसिस ने किया था। इतना डीपली आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप इसके बारे में क्योंकि शॉर्ट्स में आपसे पूछा जाए। तो OHP शिक्षण प्रक्रिया को छात्रों के लिए सहज, रुचिकर, बोधगम्य, ठीक है, अधिक शिक्षण सहायक सामग्री OHP के प्रयोग प्रोजेक्टर के, तो ये सब लिख देना आ सके। प्रोजेक्टर की स्थिति सेट होने पर वह बार बार हिलाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग के समय प्रोजेक्टर का फोकस स्पष्ट रखना चाहिए ताकि छात्रों को सामग्री भली भांति स्पष्ट हो एवं समझ में आ सके। एक बार प्रोजेक्टर की स्थिति सेट होने पर बार बार हिलाना नहीं चाहिए। OHP शिक्षकों के क्षेत्र में एक उत्तम संप्रेषण की विधि है, ठीक है। उसके बाद में ओवरहेड प्रोजेक्टर के हम लोग भाग देख लेते हैं। जैसे कैबिनेट हो गया, तो कैबिनेट या प्लास्टिक या स्टील का एक डिब्बा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइगर वगैरह लगा होगा, ये लगा हुआ है, आप लोग इसे थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, आप लोगों को सब देख जाएगा इसमें। तो पहले आपका कैबिनेट होता है। कैबिनेट में क्या होता है, प्लास्टिक या स्टील का एक डिब्बा होता है जिसका आकार प्रोजेक्टर की क्षमता पर निर्भर करता है। इस कैबिनेट पर नीचे के भागों में एक पंखा मतलब प्रोजेक्शन लैंप तथा एक पावर असेंबली होती है। उसके बाद में प्रोजेक्शन लैंप या प्रोजेक्टर लैंप होता है, ठीक है। प्रोजेक्शन बल्ब तथा बल्ब होल्डर को मिलाकर पे आप प्रोजेक्शन लैंप कहते हैं। इस बल्ब के प्रकाश में बनी आकृतियां संप्रेषणकर्ता के पीछे स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके बाद में ठंडा करने की आपकी व्यवस्था हो जाएगी। इस यंत्र को ठंडा करने के लिए प्रोजेक्टर के नीचे पंखे लगे होते हैं जिसके माध्यम से, ठीक है। तो ये यार मोटा मोटा सा पढ़ लेना, मैंने बहुत ईजी दिया हुआ, ठीक है। इसी की विशेषताएं वगैरह, सीमाएं वगैरह देख लेना। उसके बाद में हम लोग आते हैं एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल, ठीक है। एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, आप उसे वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत यार इजी है क्योंकि वहाँ पे मैंने आसानी से अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग आगे या आप लोग उसमें चले जाइएगा ना, उसका क्या नाम मतलब प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप लोग देख लेना। कल इसको मैंने उस पर भेज भी दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके इंटरनेट तथा इंट्रानेट में आ जाते हैं। तो इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर क्या होता है। इंटरनेट एक मतलब देखिए 4 नंबर में आपसे शॉर्ट में सीधे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम वगैरह बना देना, थोड़ा सा जितना बना सकना है ना। इंटरनेट स्वतंत्र नेटवर्क
नेटवर्क है, इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट की तुलना में सुरक्षित नहीं है। इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है। इंटरनेट में असीमित सूचना है, ठीक है। यह विभिन्न नेटवर्क जैसे लैन वैन में, लैन का फुल फॉर्म बताओ, वैन का फुल फॉर्म बताओ, मैन का, जिसको आते हैं कमेंट करके बताओ, ठीक है। और उसके बाद में जोड़कर तैयार किया जाता है इनको, ठीक है। उसको ज़्यादातर लोग बड़े जो है स्केल पर करते हैं। इंटरनेट के लिए किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मतलब नहीं चाहिए। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट होता है यह आश्रित नेटवर्क है, यानी इंटरनेट को इंटरनेट के लिए जरिए प्रवेश किया जाता है। इंटरनेट सबसे मतलब छोटा नेटवर्क होता है। इंटरनेट सुरक्षित होता है, ठीक है, या प्राइवेट नेटवर्क होता है। मोटा सा देख लेना, जो मैं आप लोगों को बताया, यह स्थायी नेटवर्क से मिलकर बनता है, इसका स्केल, ठीक है। ये चीज़ होगा। ईमेल के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। ईमेल के बारे में आप लोग वैसे भी लिख के आ जाएंगे अगर आता है आप लोगों का, ठीक है। तो यह एक ऐसी प्रणाली जिसमें इंटरनेट के माध्यम से लिखित संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। ईमेल द्वारा सूचना संप्रेषण की प्रक्रिया ग्राहक सेवा तकनीकी पर आधारित है, ठीक है। ईमेल है तो अगर मूलभूत आवश्यकताएं देखते हैं तो ईमेल की सुविधा लेने हेतु सर्वर के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार संदेश, ठीक है, तो संदेश प्राप्त करने वाले ग्राहक के पास भी क्या होना चाहिए? इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं देख पाएंगे मैसेज वगैरह, है ना। तो ईमेल पता आप लोग कैसे भेजा जाता है वो चीज़ तो आप लोगों को पता होता है। सबसे पहले जो है इसमें होता है मतलब स्थानीय नाम, मतलब पक्ष का नाम, स्थानीय नाम से तात्पर्य मतलब ईमेल उपयोग में आने वाली व्यक्ति को लॉगिन नेम से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है, बट ये वाली ईमेल आपको यूज नहीं करनी है, मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख दिया था। उसके बाद में हम आते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग या दूरस्थ सभा सम्मेलन, ठीक है। तो दूरस्थ सभा सम्मेलन टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? आपसे शॉर्ट में सीधे पूछा जा सकता है। आपको नाम से यार पता चल होगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें दूर स्थान पर उचित व्यक्ति किसी विषय वस्तु, ठीक है यार, देखते हैं ना, मतलब जो आप लोग देखते हैं आजकल तो अधिकतर इसका प्रयोग होने लगा है। आप ग्रुप में पढ़ा रहे हैं कुछ किया, ठीक है, तो लोगों को कनेक्ट किया, ठीक है, सबसे वीडियो कॉल चल रही है, वो मतलब वीडियो कॉल चल रही है, ऑडियो कॉल चल रही है ना, उस चीज़ पे हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, वो वाली चीज़ टेली कॉन्फ्रेंसिंग वही सब हो जाए, दूरस्थ शिक्षा सम्मेलन, सभा सम्मेलन, ठीक है। आप लोग फिगर के माध्यम से ही समझ सकते हो, ठीक है। आप लोग देख रहे हो एक यहाँ से, या ये चीज़ ऐसे है जो, ठीक है। तो अब इसमें देख लो टेली कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी अमेरिका में टेलीफोन, ठीक है, ये हो गया आपका विभिन्न जो है बड़ी स्क्रीन, ठीक है, कंप्यूटर आदि का प्रयोग के लिए किया जाता है। एक मिनट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग दिखा दिया। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार देख लेना, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा, मतलब वीडियो हो जाएगा, और फिर कंप्यूटर, मतलब 3 प्रकार से होता है। ऑडियो में क्या होता है? यह मतलब कॉन्फ्रेंसिंग का सबसे पुराना प्रचलन, इसमें दूरस्थ बैठे व्यक्तियों के संवाद हेतु विभिन्न टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है, या केवल क्या श्रव्य क्षेत्र तक सीमित होता है। वीडियो में क्या होता है? मतलब देख भी सकते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है? इसमें मल्टीमीडिया उपकरण वगैरह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो वाली चीज़ होगी। इसकी उपयोगिता वगैरह देख लेना। उसके बाद में हम लोग किस पे आते हैं? भाषा प्रयोगशाला, ठीक है। भाषा प्रयोगशाला भी मैंने कराया हुआ था, बट जब इसमें करवा रहा हूँ तो मोटा सा समझा दूँ, आपको आ जाए तो आप लोग वहाँ पे तगड़े से लिख के आ जाओ, ठीक है। तो एक मिनट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाषा प्रयोगशाला होता क्या है। एक मिनट, होती क्या है भाषा प्रयोगशाला? तो लैंग्वेज लेबोरेटरी, इंग्लिश वाले देख लेना। तो प्रवर्तक इसके हैं लॉरेंस ए स्टुलारो व डेविस डेनियल, ठीक है, 1965-66 में अमेरिका में होता है। भाषा प्रयोगशाला का जो मुख्य बिंदु होता है वो होता है भाषा शिक्षण के लिए सामग्री। इसमें कंप्यूटर, वर्तमान में पहले अगर बात करें तो आप देख लेते ना, मतलब टेप रिकॉर्डर हो गया, हेडफोन हो गया, CD माइक वगैरह, तो ये सभी चीज़ें थी, है ना। तो भाषा प्रयोगशाला में मतलब एक इसके नाम से ही प्रयोगशाला पता चला, अभी आप सब समझ जाएंगे। भाषा प्रयोगशाला एक प्रयोगशाला कक्ष है जहाँ भाषा शिक्षण, मतलब जो लैंग्वेज स्किल होता है उसका शिक्षण किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किसी विदेशी भाषाओं मतलब का उपयोग विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए, पठन के लिए और शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से भाषा प्रयोगशाला एक प्रकार की कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं तथा इनका प्रयोग क्या है? भाषा को ग्रुप ट्यूशन देने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे देख रहे हो लगे हो तो वहाँ पे चल रहा है आजकल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो परिभाषा हम लोग देखें, भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का केंद्र है जिसमें छात्रों के सुनने, बोलने तथा लिखने आदि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। ये हो गया हाईएस्ट के अनुसार हो जाएगा। फिर भाषा प्रयोगशाला का निर्माण 3 प्रकार, मतलब 3 सोपानों में होता है, हम बोल सकते हैं। तो पांडुलिपि तैयार करके, पांडुलिपि क्या होता है? नोट्स मतलब तैयार करके, है ना। पांडुलिपि का अंकन कलम में उसे टाइपिंग करके, फिर टाइपिंग का परीक्षण और सुधार करके, तो इस प्रकार से हो जाएगा वहाँ पे, है ना। भाषा प्रयोगशाला के उपकरण तथा प्रक्रिया अंग मैंने आप लोग परामर्शदाता का कोर्स बुक समझ या सुनने का बोर्ड नियंत्रण, ये मैंने जब वहाँ पे कराया हुआ ना एक वीडियो में, आप लोग पुरानी प्लेलिस्ट देखेंगे, आई होप 2022 वाले में आपको मिलेगा, वहाँ पे मैंने करवाया था, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें वहाँ पे समझा दी थी, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ें हैं सीधे से। अब इसमें हम लोग आते हैं नियंत्रण कक्ष वगैरह, ये सब देख लेना, भाषा प्रयोगशाला के गुण हो जाएंगे। उसके बाद में ये आता है कंप्यूटर सह अनुदेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर सह अनुदेशन क्या होता है? मोटा सा देख लेते हैं। कंप्यूटर सह अनुदेशन या कंप्यूटर सहायक अनुदेशन बोलते हैं, CAI।
कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेरी आवाज़ आप लोगों को तेज़ लग रही है। आवाज़ तेज़ होने का मतलब मेरा मतलब ये है कि स्पीड मेरी बोलने की तेज़ हो, तो ऊपर सेटिंग के ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी स्पीड थोड़ा सा मतलब धीमे कर सकते हो। अदरवाइज तेज़ कम लग रही हो तो मतलब अपनी आवश्यकता अनुसार कर लेना। कम लग रही हो तो तेज़ पे चला के देख लेना, तेज़ लग रही हो तो कम कर लेना। नॉर्मल मतलब सही लग रही तो आप लोग सही। आप लोग कमेंट करके बताओ कैसे लगता है, मतलब तेज़ चलता हूँ ना, लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि काफ़ी बच्चों के बाद में मैसेज आते हैं, अभी नहीं बाद में। ठीक है, क्या बोलते हैं कि सर आप सच में जो है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें करा दिए हैं, है ना, करा देते हैं, वो वाली चीज़ है, पता भी नहीं चलता है वो, है ना। तो कंप्यूटर से अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन का एक विशिष्ट रूप है। किसका? अभिक्रमित अनुदेशन। प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन, आपसे लॉन्ग में आंसर आता है सीधे, मैंने आपको बताया है। एक विशिष्ट रूप है, इसके द्वारा छात्र अपनी योग्यता व गति के अनुसार व्यक्तिगत रूप से स्वाधिगम, मतलब जैसे आप देखते हैं ना, कंप्यूटर रखा हुआ आजकल तो बहुत इस चीज़ का टेक्निकल मतलब यूज होता है ना, आप उसमें ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देखते हो, मतलब खुद का मूल्यांकन खुद से ही अपने आप ही करते हो। ठीक है, खुद सब कुछ। ठीक है, तो वो वाली चीज़ हो है, अधिगम को प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा छात्र अपनी क्षमता व गति के अनुसार सीखता है। इसमें छात्रों को तुरंत ही क्या दे दी जाए, तब फीडबैक। जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह का यूज करते हो ना, तो वो वाली चीज़ वैसे भी उसमें भी तो होता है, तुरंत आपका किया, तुरंत एनालिसिस। बहुत से एप्लीकेशन हैं जिनका आप लोग यूज करते हो, है ना, तो वो चीज़ें ऐसे ही आ जाएगी। राइट है। उसके बाद में आ जाते हैं परिभाषा। हिलगर्ड एवं ब्राउनर के अनुसार कंप्यूटर से अनुदेशन का क्षेत्र अब इतना व्यापक होगा कि अब मात्र शिक्षण मशीन या अभिक्रमित अनुदेशन के अनुप्रयोगों के रूप में नहीं समझा जा सकता। उसके बाद में सीआई की विशेषताएं देख लें। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर विषय विशेषज्ञों के द्वारा पहले से तैयार रखे जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर द्वारा बच्चे अधिगम करते हैं और सीखते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर अलग अलग विषय में अलग अलग होते हैं। अब देखो इसमें कितनी ईजी लैंग्वेज है आप लोग। ठीक है, आप लोग केवल एक बार देख लेंगे ना, तो आप लोग खुद ही मतलब पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जिसे हम ऑफलाइन मोड भी बोलते हैं, बच्चे अनुक्रिया करते समय जो है कंप्यूटर की सहायता से ऑनलाइन मोड में भी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन करते हैं। सीआई ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो यार इतनी ईजी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे दे रखा, आप लोग देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं किसके? शिक्षण अधिगम का प्रबंधन। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का शिक्षण अधिगम। यार एक मिनट, ये क्या दिया? अच्छा हाँ, इसे हम देख लेते हैं शिक्षण का अधिगम का प्रबंधन, क्योंकि ये आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे इस चीज़ में समझ नहीं आती, डाउट वगैरह रहता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे, आप लोग अभी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इस वीडियो में, है ना। तो पहला है अधिगम एवं शिक्षण का प्रबंधन। राइट है, तो अधिगम एवं शिक्षण का प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, सीखने और सिखाने का प्रबंधन जिसे बोलते हैं। तो क्या है सीखने और सिखाने का प्रबंधन? शिक्षण अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा पहले हम देख लेंगे। तो शिक्षण अधिगम का व्यवस्था का प्रत्यय किसने दिया था, मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, ये देखिए यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ है, मतलब वो मैंने दे रखा है, स्कैनर लगा दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसे स्कैन करोगे तो वैसे जैसे ही स्कैन करोगे तुरंत मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। राइट है, तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप लोग ये समझिएगा। राइट है, आप सर्च कर लेना, अगर टेक्निकल इशू आती है ज्वाइन करने में तो राम क्लासेस 4 भी है। ठीक है, जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस 4 भी है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, सीबीएसई फाइल, एक्शन रिसर्च पोर्टल, मतलब बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सारी फाइल्स आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स खोल रखा है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। जो बच्चे पैड नोट्स लेते हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। राइट है, अधिगम एवं शिक्षण का प्रबंध कर रहा था मैं आप लोगों को। अब एक चीज़ दूसरी, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट जरूर देख लिया करो, प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, बीएड प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर्स के नाम से, तो आप उसमें देखो मैंने 5-5, 6-6 साल के पेपर्स करवा रखे हैं। राइट है, तो मतलब सब बहुत अच्छे तरीके से मैंने करा रखे हैं, आप देख लिया करो एक बार प्लेलिस्ट, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मतलब सब्जेक्ट के मैंने लिंक के मतलब एक सब्जेक्ट मतलब सब फाइल्स की लिंक मतलब जनरेट करके दे रखी है। समझो कितना टाइम लगता है, बट मैंने किया आप लोगों के लिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था का प्रत्यय डेविस एवं थॉमस ने दिया। प्रत्यय मतलब कार्य संबंध केंद्रित होता है। इसके अनुसार शिक्षण 2 मुख्य कार्य होते हैं, शिक्षण तथा अधिगम की क्रियाओं को व्यवस्थित करना, शिक्षण तथा अधिगम के साधनों को प्रक्रिया का अनुभव। ठीक है, ये तो मोटा मोटा सा देख के हम यहाँ पे आ जाते हैं सीधे से, कहाँ पे ये है। ठीक है, इसके जो सोपान होते हैं, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 4 सोपान होते हैं। ठीक है, तो 4 कौन से होते हैं? इसको एक आप लोगों को यहाँ पे शब्द दिख रहा होगा, लिखा हुआ, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो ये लिखा हुआ पुलिस। ठीक है, क्या होता है प्लानिंग, मतलब पुलिस का मतलब क्या होता है, चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये मैंने एक ट्रिक बनाई हुई। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग समझ जाएंगे, ये कभी भूलेंगे नहीं। तो ये ट्रिक है पुलिस। पी से क्या होता है आपका प्लानिंग होता है, ओ से आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, एल से आपका लीडिंग होता है, और सी से आपका कंट्रोलिंग, LI एक में कर देना, सी से आपका कंट्रोलिंग है, ई से इवोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो आपकी जो अधिगम प्रबंधन के सोपान हैं, तो 4, ये डेविस के अनुसार 4 सोपान हैं। तो कौन कौन से हो गए? पुलिस, कौन कौन सा सोपान है? पुलिस। पुलिस आप लोग समझ गए आएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग,
रीडिंग कंट्रोलिंग एंड मतलब रीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो नियोजन हो जाएगा आपका, मतलब पहले हम नियोजन करेंगे, ठीक है, प्लानिंग करेंगे। हमें कोई मतलब कुछ मतलब क्लास में या जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं सबसे पहले आप ऐसे ही चले गए है ना कि पढ़ाने लगे जाके, ऐसा नहीं। उससे पहले प्लानिंग भी तो करेगी यार, हम मतलब कैसे पढ़ाएंगे जाके, मुझे क्या पढ़ाना है ना, किस चीज़ का, किस मेथड का प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसा तो वो सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी, प्लानिंग में आ जाएगी। अब वहाँ ऑर्गेनाइजिंग मतलब व्यवस्था किस प्रकार के, मतलब कैसे क्या करना, वो वाली चीज़ अभी हम यहाँ पे अग्रसरण मार्गदर्शन सब अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना। अब सबसे पहले हम आप लोग वहाँ पे फिगर वगैरह इसका बना दीजिएगा, अगर आपसे आता है तो डायग्राम वगैरह वहाँ पे बना दीजिएगा। डायग्राम जितने ज़्यादा यूज करेंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। 20-22 पन्ने में कॉपी भर के आओगे, वहाँ पे काम करने वाला उतने में है नहीं आप लोगों का, फिर वही 70% लेके बैठोगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा अच्छा करो वहाँ पे, ठीक है, अच्छा लाओ। आपका एक एक नंबर आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। अभी शायद इस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होगा, ठीक है। अभी लोग क्या सोचते हैं 60% आ जाए बहुत है भाई। आप एजुकेशन में घुसे हो, 60% आने का मतलब तुम वही वाली काम कर रहे हो ना, वो बहुत बेकार है। आप लोग समझिए, आपका एक एक नंबर अभी नहीं पता चलेगा, जब जॉब लग जाएगी ना तब आप लोगों को, उसके बाद में जब आप मतलब हायर एजुकेशन में जा रहे हैं अगर आप, तो वहाँ पे फिर जब लगेगा ना API स्कोर, तब आपकी मेरिट देखी जाएगी, तब आपकी सैलरी कट हो जाएगी। आप लोग ये समझिए, इतना आपको मेरिट का इतना बड़ा वो होता है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को, अपनी चीज़ को समझिए, अभी आपके पास टाइम है। और दूसरी बात आपको बता दूँ ना, आप BEd दोबारा करने जा रहे हो ना, जो आपके नंबर आ गए वो दोबारा बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार इसीलिए मैं कहता हूँ मेहनत कर लो, ठीक है। एक बार जो कर लिया वही आपका, जब इतना यार पैसा लगाया, सब कुछ किया, टाइम दिया, तो थोड़ा सा मेहनत भी कर लो ना, उसमें क्या जा रहा है आप लोगों का। तो बना लो उस चीज़ को, अगर टाइम है, बार बार मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को, मैंने बाकी तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। डेविस के अनुसार इन चारों मतलब चारों करों में चक्रीय संबंध थे, मतलब साइकिल किया है वो वाली चीज़ अलग होगी। मैं यहाँ पे आपको सीधे इससे लेता हूँ, ठीक है। तो शिक्षण के इन चारों मतलब कार्यों का विवरण करेंगे। पहले हम प्लानिंग देखें, मतलब प्लानिंग मतलब नियोजन, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है, आप देखो नियोजन वहाँ पे लिखेगा, आपसे प्लानिंग, आप प्लानिंग से आपकी चीज़ें काफ़ी समझ जाते हो, बट नियोजन से कन्फ्यूज हो जाते होगे ना। तो शिक्षण में नियोजन का अर्थ है वे सभी कार्य जो शिक्षक कक्षा में जाने से पहले कक्षागत शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए करता है। मतलब तो उसे क्या मतलब, जब आप देखिए आप पढ़ाने जाओगे उससे पहले तो सब चीज़ें करोगे ना, जो कुछ भी आप लोगों को पता होगा। आप लोग काफ़ी लोग जो इस समय प्रेजेंट टाइम में टीचिंग कर भी रहे होंगे, है ना, तो आप लोगों को पता है क्या क्या किया जाता है, वो सब किस में आ जाएगा, वो सब आप लोगों को प्लानिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे शिक्षण प्लानिंग का विश्लेषण करना, कार्य विश्लेषण करना, है ना, शिक्षक। अब ये चीज़ें यार इतनी आसान दे रखा हूँ, फिर भी ना मतलब समझना है तो ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। देखो यार, मैं मॉडल की भाषा छापता नहीं हूँ ना, मैं बुक की लेता हूँ, मेरा खुद की चीज़ें रहती हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और आपकी वहाँ पे किताबी भाषा काम आने वाली भी नहीं, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ पे लिखेंगे, आपकी अपनी लैंग्वेज काम आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपकी लैंग्वेज में लाता हूँ, मतलब अपनी लैंग्वेज में लाता हूँ नोट, ताकि आपको बच्चों को कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे, है ना। छात्रों के ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्तों का ज्ञान करना, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान करना, उद्देश्यों की व्याख्या करना, शिक्षण विद प्रविध वगैरह, ये सब आप लोग मोटा मोटा सा देख लीजिएगा। उसके बाद डेविस द मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग, कभी कभी 2 नंबर में आपके वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि डेविस मतलब द मैनेजमेंट ऑफ द टीचिंग, ठीक है, ये पुस्तक किसकी है, तो डेविस की है। तो डेविस ने अपनी पुस्तक में बताया है कि शिक्षण का नियोजन करते समय शिक्षक के लिए निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी, पहले आपका टास्क एनालिसिस मतलब कार्य विश्लेषण करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उद्देश्यों को, शिक्षण के 2 उद्देश्य हैं उनको पहचानेंगे, देन आप लोगों का उनका व्यवहारिक रूप में लिखेंगे, ठीक है, या शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, वो वाली चीज़ होगी। अब क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में बताते हैं, यहाँ पे मैंने मोटा मोटा सा आप लोगों को दिया है, बताया, ठीक है, बाकी तो आप लोग लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग मतलब व्यवस्था करना या संगठित करना। इस सोपान में शिक्षक छात्रों के लिए ऐसी अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है जिससे उनमें अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। सीखने की परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त विधि जो है, जैसे हो गया दृश्य सामग्री, सामग्री आप लोग समझ रहे हैं ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया, कक्षा का आकार हो गया, संप्रेषण हो गया, तो उसमें सहायता उपयुक्त शिक्षण, ठीक है। तो ये सब मोटा मोटा सा उसमें आ जाएगा आप लोग। इसमें भी 2 अंतर क्या होता है, अधिगम के स्रोतों को कैसे संगठित किया जाए वो वगैरह, ठीक है। अग्रसरण का अर्थ होता है शिक्षण को आगे बढ़ाने से, ठीक है, जिसमें छात्रों को नवीन ज्ञान हेतु प्रसारित किया जाता है। शिक्षक एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, व्यवस्थापक में अध्यापक को शिक्षण के अग्रसरण 2 मुख्य कार्य करने होते हैं। तो ये चीज़ें मोटा मोटा सब मैंने नोट्स में दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, मापन तथा मूल्यांकन में अंतर, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या आपसे जो पेडालॉजी सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, ठीक है, आपके उसमें पूछा जाएगा मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। इसी में नहीं, आप BEd सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, तो आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट का नाम है अधिगम के लिए आकलन। वहाँ पे मूल्यांकन एवं मापन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मापन मूल्यांकन वो चीज़ें ही वहाँ पे चलती हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ लेना, काफ़ी फ़ायदे में रहोगे, है ना, आगे भी काम आ जाएगा, सब जगह आएगा। यही नहीं आप BEd में करो, M.Ed में करो, कहीं भी जाओगे चीज़ें पूछी जाएंगी, यही चीज़ें सभी चलेंगी, ठीक है।
तो मूल्यांकन गुणात्मक पक्ष पर बल देता है, और जैसे रुचि हो गया, अभिरुचि हो गया, व्यवहार हो गया, आदर्श वगैरह, तो इस चीज़ पे कौन मूल्यांकन। मापन क्या करता है, मात्रक में परिमाणात्मक गुणों पर बल देता है, जैसे आपका ऊंचाई हो गया, भार हो गया, समूह आदि ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में मूल्यांकन व्यक्ति के गुणों तथा व्यवहार परिवर्तन में जांच करता है। मापन जात के परिणाम को मतलब संख्या के अंकों का प्रतिशत अंक में व्यक्त करता है। मूल्यांकन एक व्यापक एवं विस्तृत उपागम है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है। मूल्यांकन क्या है, मतलब मापन क्या है, मूल्यांकन की एक नवीन धारणा, या मतलब मूल्यांकन की एक नवीन धारणा है, ठीक है। मापन एक प्राचीन अवधारणा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, इसका तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। या किसी छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा बनाई जाती है, किसी छात्र के स्पष्ट में धारणा व्यक्त नहीं करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद में प्रविधियाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है, शिक्षण मापन की प्रविधियाँ, ठीक है। मौखिक परीक्षा आपकी हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें आपके जो है लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, या जिससे मतलब परीक्षा कौशल, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग शॉर्ट दोनों में किसी में भी देखने को मिल सकता है। तो निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ये यहाँ पे मैंने दे रखा है, इससे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं किस चीज़ पे, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, कौन सा है, एक मिनट, हाँ ये मैंने दे रखा है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होगी, आई होप। हाँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैंने अच्छे तरीके से समझाई हुई। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है, देखिए इसके लिए, इसको मैं यहाँ पे इसमें नहीं बताऊंगा, इसकी लिंक भी बताना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। अदरवाइज इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने भेजा, मैंने भाई इसे इतने अच्छे तरीके से समझाया है ना, कभी आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भूल ही नहीं सकते हो। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, बहुत सच्चाई, मतलब बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। उसे आप इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आपके जो टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी ही नहीं, आपका जो भी पेडालॉजी सब्जेक्ट है उसमें भी आपका पूछा जाएगा, सीधे लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा। ये एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत नंबर आप लोगों को दिला के देगा। दो पेडालॉजी है, दो पेडालॉजी में पूछा जा सकता, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता। तो आप एक बार इसे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग कहाँ पर आते हैं, हम लोग आते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र, ठीक है। तो माइक्रो, ये भी यार मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या टाइम दें, इसके लिए भी आप देख लेना। अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा, वहाँ पे अच्छी तरीके से चीज़ों को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, राइट। बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप लोग कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो एक मिनट, ये हो गया। और उसके बाद में ये वेरी शॉर्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट्स भी, इसकी भी मैंने कल वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दी थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था, मतलब अपलोड कर दिए, जिसमें मैंने जो है कर दिए हैं वेरी शॉर्ट, मतलब शॉर्ट आप लोगों को करवा दिए। काफ़ी बच्चों ने इस वीडियो को देखी होगी, नहीं देखी होगी तो उसे देख लेना, क्योंकि ये जो 2 नंबर आपके होते हैं ना, वो ठोस नंबर होते हैं आप लोगों के, आप लोग ये समझिए, तो आप उसे ज़रूर देख लिया करो। अब यहाँ पर हम सीधे आते हैं, क्या है, सब कुछ लगभग, मतलब ठीक है, जो चीज़ें नहीं बची वो चीज़ आप लोग समझिए, मैंने नोट्स में दे रखा, वहाँ भी। अदरवाइज आप मॉडल, मतलब जिस चीज़ से पढ़ रहे हो उस चीज़ से आप लोग उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज नोट्स में मैंने सब चीज़ें अच्छे तरीके से दे रखी हैं, राइट है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फीडबैक आप लोग जरूर देखिए, दिया करो। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट जरूर देख लिया करो, राइट है। तो यहाँ पे आपको सारी फाइल्स वगैरह मिल जाएंगी, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, सीपीसी फाइल्स वगैरह, ठीक है, सब कुछ। अरे आप नहीं चलाते तो इंस्टॉल कर लो, चला लो, ठीक है। जब तक आपका काम है तब तक निपटा लो, उसके बाद में फिर अनइंस्टॉल कर देना, क्या जा रहा है, ठीक है। तो उसे आप लोग एक बार ज्वाइन करो, उसे देखिए, राइट है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।